गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के काव्य खंड में से 10वां पाठ आओ मिलकर बचाएं लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस कविता की रचयिता है कवयित्री निर्मला पुतुल। ये एक आदिवासी महिला है। आओ मिलकर बचाएं, ये संस्कृति को बचाने की बात कर रही है। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इस कवयित्री का परिचय जानेंगे। कौन है, कहां से है? ये हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कवयित्री कवियों में से नहीं है। निर्मला पुतुल का जन्म सन 1972 में झारखंड राज्य के दुमका क्षेत्र में एक आदिवासी परिवार में हुआ था। इनका प्रारंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा। इनके पिता व चाचा शिक्षक थे। घर में शिक्षा का माहौल था। इसके बावजूद रोटी की समस्या से जूझने के कारण इनका नियमित अध्ययन बाधित होता रहा। इन्होंने सोचा कि नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। इन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया तथा काफी समय बाद इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। स्नातक यानी बीए, ग्रेजुएशन। इनका संथाली समाज और उसके राग बोध से गहरा जुड़ाव पहले से था। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी इनका परिचय हुआ। दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया से ये बोध विकसित हुआ जिससे वे अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सकी। इनकी प्रमुख रचनाएं नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में। कवयित्री ने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा है, अपने काव्य के माध्यम से प्रकट किया है। इनकी कविताओं का केंद्र बिंदु वे स्थितियां हैं जिनमें कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज का दिक्कुओं और व्यवसायियों के हाथों की कठपुतली बनना आदि है। वे आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से, मतलब जो लुप्त हो चुके, जिनको किसी ने टच नहीं किया, कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती है और संथाली समाज के सकारात्मक व नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से सामने रखती है। संथाली समाज में जहां एक ओर सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं, वहीं दूसरी ओर उसमें अशिक्षा और शराब की ओर बढ़ता झुकाव जैसी कुरीतियां भी। पहले बिहार के क्षेत्र में था, झारखंड अलग राज्य बना, झारखंड राज्य अलग बना। वो इस झारखंड राज्य की संथाली जो समाज है उसका यहां पर वर्णन कवयित्री ने किया है। अब कविता का परिचय देखते। सबसे पहले कविता आओ मिलकर बचाएं। इस कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। बृहत्तर संदर्भ में यह कविता समाज में उन चीजों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। अच्छे समाज, अच्छी प्रकृति के लिए जिनका होना जरूरी है, उनको बचाने का आह्वान करती है कविता। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है। यही कविता का मूल स्वरूप है। कविता का सारांश। कवयित्री को लगता है कि हम अपनी पारंपरिक भाषा
भावुकता, भोलेपन ग्रामीण संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। प्राकृतिक नदियां, पहाड़, मैदान, मिट्टी, फसल, हवाएं, ये सब आज आधुनिकता का शिकार हो रहे हैं। आज के परिवेश में विकार बढ़ रहे हैं जिन्हें हमें मिटाना है। हमें प्राचीन संस्कारों और प्राकृतिक उपादानों को बचाना है। कवयित्री कहती है कि निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी भी बचाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ शेष है। ये इसका सारांश। अब काव्य सौंदर्य में सबसे पहले देखते हैं भाव पक्ष और कला पक्ष। एक एक कविता को लेंगे, उनकी कविता का पाठ करेंगे। अब देखिए यहाँ पहली कविता। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाए उसे, बचाए डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में, बचाए डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। अपने चेहरे पर सांथाल परगना की माटी का रंग, अपने चेहरे पर सांथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। यहां पर कवयित्री लोगों का आह्वान कर रही है, लोगों को कह रही है कि हम सब मिलकर अपनी बस्तियों को शहरी जिंदगी के प्रभाव से अमर्यादित होने से बचाएं। शहरी सभ्यता ने हमारी बस्ती का पर्यावरणीय व मानवीय शोषण किया है, यानी शहर का प्रभाव हमारे ग्रामीण परिवेश में भी प्रवेश कर रहा है। शहरी जिंदगी के प्रभाव के कारण हमारी बस्ती में शोषण होने लगा है। हमें अपनी बस्ती को शोषण से बचाना है, नहीं तो पूरी बस्ती हड्डियों के ढेर में जब जाएगी। हड़िया माने हड्डियों का भंडार, आबो हवा माने वातावरण, झारखंडी मन माने झारखंड का प्रभाव, यानी झारखंड का पुट। कवयित्री कहती है कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है। हमारे चेहरे पर संथाल परगने की मिट्टी का रंग झलकना चाहिए, यानी हम मिट्टी से जुड़े रहने चाहिए, जिसका प्रभाव हमारे चेहरे पर दिखाई देना चाहिए। हमारी भाषा में बनावटीपन नहीं होना चाहिए, शहरीपन नहीं होना चाहिए, बल्कि झारखंड के ग्रामीण परिवेश का प्रभाव हमारी भाषा में दिखाई देना चाहिए। ये इसका भाव। कवयित्री ने परिवेश को बचाने की तड़फ उजागर की है। इस कविता के माध्यम से अपने चारों ओर के वातावरण को, प्राकृतिक वातावरण को बचाने की तड़फ यहां दिखाई देती है। शहरी आबो हवा ये अपसंस्कृति का प्रतीक है। हेलो हाय की संस्कृति आ गई, शहरी प्रणाम नमस्कार की संस्कृति समाप्त हो गई। शहरी आबो हवा अपसंस्कृति का प्रतीक है। नंगी होने के अनेक अर्थ हैं। वृक्षों का कटना, नंगा होना, वृक्षों का अभाव, प्रकृति नंगी, वास्तविकता का झलकना, ये नंगी। यानी हम अपनी सांस्कृतिक विरासत या नंगा होना, यानी पहनावे का मतलब है यहां सीधा सीधा। शहरी परिवेश का जो पहनावा है वो ग्रामीण परिवेश के पहनावे से भिन्न है। नंगी होनी प्रतीकात्मकता है, भाषा प्रभामयी है, उर्दू मिश्रित खड़ी बोली है। काव्यांश मुक्त छंद में है तथा तुकांत रहित है। अंत में तुक नहीं मिल रहा, तुकांत रहित है, मुक्त छंद है। मैं आपको बता चुका हूं छंद मुक्त छंद।
अगली पंक्ति देखिए, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी। बिल्कुल गद्य की तरह, जैसे बातचीत कर रहे हो इस तरह की कविता है। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी। शहर की संस्कृति के प्रभाव के कारण इस क्षेत्र के लोगों की दिनचर्या धीमी पड़ती जा रही है। शहरी संस्कृति क्या कहती है? रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना, 11-11, 12-12 बजे तक मार्केट में, बाजार में, डिस्को में घूमते रहते हैं। रात्रि को देर तक, युवा देर तक सोता है, सुबह 9-10 बजे सो के उठता है। ग्रामीण परिवेश में क्या होता है? सुबह 5 बजे से उठना शुरू हो जाता है। उसका प्रभाव गांव पर पड़ने लगा है। गांव के युवा भी देर तक सोने लगे हैं। तो दिनचर्या कैसी पड़ रही है? धीमी पड़ती जा रही है। शहरी संस्कृति से इस क्षेत्र के लोगों की दिनचर्या धीमी पड़ती जा रही है। उनके जीवन का उत्साह समाप्त हो गया है। शहर में एक रूटीन होता है, ब्रेकफास्ट, नाश्ता करना, लंच करना, फिर नाश्ता करना, डिनर करना, सो जाना। वो ग्रामीण परिवेश पर उस शहर का प्रभाव पड़ने के कारण यहाँ ग्रामीण संस्कृति के जो लोग हैं उनका उत्साह समाप्त होता जा रहा है। मन में जो खुशियां थी वे भी समाप्त हो रही है। कवयित्री चाहती है कि उन्हें प्रयास करना चाहिए, जिससे लोगों के मन का उत्साह, दिल का भोलापन, अक्खड़पन व संघर्ष करने की क्षमता वापस लौट आए। हमारे ग्रामीण परिवेश के लोगों में उत्साह बहुत होता है। किसी एक के यहाँ कार्यक्रम होता है, पूरा गांव लग जाता है। परंतु ग्रामीण लोग, गांव के लोग भोले होते हैं, दिल के भोले होते हैं। शहरी परिवेश के लोग चंट चालाक बताए गए हैं, ग्रामीण पर भोले होते हैं। उसी भोलेपन के कारण हम ग्रामीणों को लोग बाग गंवार जैसे शब्दों से भी नवाजा करते हैं, जबकि गंवार का मतलब होता है ग्रामीण, गांव का रहने वाला। गाली नहीं है, आज गाली के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा है, वो भोलेपन के कारण। क्योंकि समाज को भोलापन स्वीकार नहीं है। भोले व्यक्ति को तो बेवकूफ समझा जाता है। 2 बैलों की कथा में आपने पढ़ा नहीं? अक्खड़पन व संघर्ष करने की क्षमता हमारे ग्रामीण परिवेश में, गांव के युवाओं में बहुत अधिक होती है। कवयित्री चाहती है कि वो चीज वापस लौट के आ जाए। यहां कवयित्री का ग्रामीण संस्कृति से प्रेम मुखर हुआ है, प्रतीकात्मकता है, भाषा प्रभावमयी है, काव्यांश मुक्त छंद है, तुकांत रहित है। रही बात अगर रस की बात करते हैं तो उत्साह का संचार होता है, जोश आता है, ओज है वाणी में। वाणी में प्रभाव, ओज होने के कारण यहां पर वीर रस की निष्पत्ति हो जाती है। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन आदिवासियों की पहचान है। ये जब आदिवासी की बात आती है तो हमारे सामने विचित्र कपड़े पहने, अर्धनग्न अवस्था में, हड्डियों की माला डाले हुए, सिर पर पंखों के मुकुट का ताज सजाए हुए, धनुष बाण लिए हुए एक व्यक्तित्व का चित्र खींच के आता है। तो भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुड़ानी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सोनापन, फसलों की लहलहाट। हमारे ग्रामीण परिवेश में कवयित्री कहती है
कि उन्हें संघर्ष करने की प्रवृत्ति, परिश्रम करने की अपनी आदत के साथ साथ जो हमारे पारंपरिक हथियार हैं, धनुष बाण और उसकी डोरी, जो बाण जो तीर होते हैं उसके नुकीलापन यानी उसका पैनापन, कुल्हाड़ी की धार, इसको बचाना चाहिए। आज ये लुप्त हो गए हैं, हमें कहीं दिखाई नहीं देते। संघर्ष करने की प्रवृत्ति कहीं दिखाई नहीं देती, आलस में व्यक्ति लीन है। धनुष बाण लुप्त हो गए हैं, तमंचे, कट्टे, बंदूक इन्होंने स्थान लिया। आज धनुष बाण नहीं है, कुल्हाड़ी की धार, कुल्हाड़ी नहीं है। वृक्ष का पेड़ काटने के लिए, लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे, आज कुल्हाड़ी लकड़ियां लुप्त हो गई है। तो आला मशीन में लकड़ियां चीर दी, उस कुल्हाड़ी की धार जिससे हमारी पहचान है, हमारी ग्रामीण संस्कृति, हमारी सांथाल संस्कृति, हमारी आदिवासी संस्कृति की ये पहचान है। धनुष बाण, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, ये सब। जंगल की ताजा हवा, वह समाज से कहती है कि हमारे यहाँ जंगलों की ताजा हवा समाप्त हो गई है। जंगल समाप्त कर दिए गए हैं, जंगल काट करके कॉलोनियां बना दी गई हैं। हरे हरे पेड़ काट करके बड़ी बड़ी कॉलोनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां विकसित कर दी गई है। उन जंगलों को कटने से हमें बचाना है, उस जंगलों को कटने से बचाएं जिससे कि हमें ताजी हवा मिलती रहे। जल, नदियां प्रदूषित हो गई है। बड़ी बड़ी फैक्ट्री कंपनियों के पानी, रसायन उस नदी में बह बह करके आते हैं, जिसके कारण नदियां दूषित हो गई है। उसकी स्वच्छता को हमें बचाए रखना होगा। उस नदियों की निर्मलता, उस नदियों के निर्मल जल को हमें बचा के रखना होगा। पहाड़ों पर जो शांति थी, एक जमाना था पहाड़ों पे शांति थी, ऋषि मुनि तपस्या करने के लिए पहाड़ों पे जाते थे। आज वहां की शांति भंग हो गई है। पहाड़ों को काट काट करके सुरंगें बनाई जा रही हैं, रास्ते बनाए जा रहे हैं विकास के नाम पर। पहाड़ों पर हिल स्टेशन बन गए हैं, वहां लोग पर्यटन के लिए जा रहे हैं। वहां की मौन, वहां की शांति समाप्त हो गई है। तो पहाड़ों के शोर को रोकना होगा हमें, वहां पर शांति बनाए रखनी होगी। पहाड़ों को काट काट करके डैम बनाए जा रहे हैं, पुल बनाए जा रहे हैं। ये प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है। हमें गीतों की धुन को बचाना होगा। लोकगीत, हमारे पारंपरिक गीत लुप्त हो गए हैं। जो गीत और संगीत होता था वो समाप्त हो, क्योंकि हमारी संस्कृति की पहचान है वो गीतों की जो धुन है, जो हमारे लोक गीत हैं, हमारे परंपरागत गीत हैं, वो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, वो हमारी संस्कृति की पहचान है। उसको हमें बचाना होगा। मिट्टी का सौंधापन, हम मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। मिट्टी समाप्त हो गई है, सब पक्का हो गया है, फर्श टाइल्स बन के पूरा पर। तो उस मिट्टी के सौंधेपन को हमें बचाना होगा। जब मिट्टी में बरसात की पहली बूंद पड़ती है तो सौंधी सौंधी महक गांवों में आया करती है। वो महक अब समाप्त हो गई है, क्योंकि गांवों की खेती खेत समाप्त हो गए हैं, कॉलोनियां कट गई हैं और सारी कॉलोनियों पे पत्थर, मार्बल, सब पक्के रोड बन गए हैं। मिट्टी का कच्चापन। तो हमें मिट्टी की सुगंध को बचाना होगा, उसकी उर्वरा शक्ति को बचाना होगा, जिससे कि जिसके ऊपर हमारी फसल लहलहाती है, उस लहलहाती फसल को बचाना होगा। ये सारी चीज हमारी लोक संस्कृति की परिचय है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, संस्कृति की परिचय है। यहाँ कवयित्री ने लोक जीवन की सहजता को बनाए रखना। यहाँ पर जो कवयित्री है, जो हमारी संस्कृति है, समाज की जो संस्कृति है, वो सांस्कृतिक जीवन को बचाए रखने का प्रयास किया गया है। प्रतीकात्मकता है,
भाषा आडंबरहीन है। छोटे छोटे वाक्य प्राकृतिक बिंब को दर्शाते हैं। प्राकृतिक बिंब, छोटे छोटे वाक्य है। धनुष की डोरी, तुरंत धनुष बाण सामने आ जाता है। तीर, तीर धनुष बाण। कुल्हाड़ी, ये सब बिंब हैं। जंगल की ताजा हवा, हरे भरे जंगल, नदियों की निर्भरता, बिंब नदी, ये सब बिंब, दृश्य बिंब है। ये प्राकृतिक बिंब को, छोटे छोटे वाक्य इस प्राकृतिक बिंब को दर्शाते हैं। छंद मुक्त और तुकांत कविता है। मिश्रित शब्दावली में सहज अभिव्यक्ति है। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास। बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। नहीं है ये सब चीजें। आज नाचने के लिए खुला आंगन है ही नहीं। आंगन का कल्चर समाप्त हो गया। फ्लैट सिस्टम है। 2 BHK, 1 BHK, 3 BHK, फ्लैट सिस्टम। आंगन है ही नहीं अब। आबादी का विकास, आबादी बढ़ती जा रही है। हम विकास की दौड़ में बढ़ते चले जा रहे हैं। घर छोटे होते जा रहे हैं। नाचने के लिए खुला आंगन चाहिए, जो है नहीं। हमें उस खुले आंगन को बचाना होगा। आबादी पर नियंत्रण करना होगा। गाने के लिए गीत, फिल्मी प्रभाव से मुक्त होने के लिए अपने लोकगीत, परंपरागत गीत चाहिए। हम अपने परंपरागत गीत भूल रहे हैं। हमारे यहाँ हर चीज के गीत थे। हल्दी, मेहंदी, द्वार रुकाई, ये सारी शादी की परंपराएं थी। इन सब के हमारे गीत थे, वो लुप्त हो गए हैं। फिल्मी भांगड़ा चल गए हैं हमारे यहाँ पे। महिला संगीत के नाम पर फिल्मी गानों का चलन चल गया है। उन फिल्मी प्रभाव से मुक्त होने के लिए हमें अपने गीत चाहिए। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट। हम हंसते हैं तो बड़ा संकोच से मुस्कुराते हुए कि कोई हमारी हंसी को सुन ना ले। अगर खिलखिला के हंस दिए तो फूहड़पन का प्रतीक। बस मुस्कुराहट, ऐसे मुस्कुराएं कि जैसे किसी पे हम एहसान कर रहे हैं। मुस्कुराहट ऐसी होनी चाहिए जैसे हमने किसी पर एहसान, खिलखिला करके। तो हमें अपने अंदर का ऐसा अल्लड़पन, ऐसी हंसी को बचा के रखना चाहिए जिससे हम खिलखिला करके खुल के हंस सकें। आज हंसना एक थेरेपी के रूप में काम आया है। क्यों? क्योंकि सामान्य जीवन में, व्यावहारिक जीवन में हम हंसना भूल गए। मुस्कुराएं तो ऐसा जैसे किसी पे एहसान। किसी ने कोई बात कह दी तो दांत निकाल करके हंसना फूहड़ता का प्रतीक माना जाता है आज की संस्कृति में। तो हमें हंसने के लिए खिलखिलाहट चाहिए, थोड़ी सी खिलखिलाहट। रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। वेदना हो, दुख हो तो हम अपने दुख को कहीं एकांत में जाकर के व्यक्त कर सके, रो सके। ऐसी जगह एकांत भी नहीं है, बिल्कुल सटे हुए घर है। आबादी बढ़ती चली जा रही है। कबूतर के दरबों की तरह बिल्डिंग पे बिल्डिंग, ऊपर से ऊपर 24-24, 25-25 फ्लोर के मकान ऐसे बन रहे हैं जैसे कबूतरों के दरबे बन रहे हैं।
सड़क पे निकल जाते हैं तो ट्रैफिक जाम, चारों तरफ जाम ही जाम दिखाई देता है। तो हमें थोड़ा सा एकांत भी चाहिए। अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए हमें थोड़ा सा एकांत भी चाहिए। आज बच्चे मोबाइल कंप्यूटर गेम में लग गए हैं। खेलने के मैदान ही नहीं है, मैदान समाप्त हो गए हैं सब। बड़े बड़े फ्लैट बन गए हैं, फैक्ट्रियां बन गई हैं। तो बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के खेलने के लिए, शारीरिक विकास के लिए मैदान की आवश्यकता, तो मैदान भी होने चाहिए। पशुओं के लिए हरी हरी घास, हरियाली है नहीं। जब मैदान नहीं है तो हरियाली नहीं है। सारे पक्के फर्श बन चुके हैं पत्थर के। अगर पार्क भी है तो वहां भी पत्थर और टाइल्स लगा करके हरियाली समाप्त कर दी है। पशुओं को चरने के लिए हरी हरी घास नहीं है। पहाड़ों की शांति, पहाड़ों पे शांति समाप्त हो गई। बुजुर्ग कहते हैं, जो कि बुजुर्ग होते थे, वो वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करने पहाड़ों पर चले जाया करते थे, शांति की तलाश में पूर्ण पहाड़ों पर, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक विरासत है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास और वानप्रस्थ। वानप्रस्थ आश्रम में जब व्यक्ति जाता है तो वो एकांतवास के लिए पहाड़ों पर जाता है। वहां पहाड़ों पर भी शांति नहीं है, तो हमें पहाड़ी प्रदेश में भी शांत वातावरण चाहिए। इसके लिए हमें एक सामूहिक प्रयास करने होंगे। कवयित्री यहां कह रही है कि सबको सामूहिक रूप से इन सारी चीजों को सहेज कर रखने के लिए प्रयास करने होंगे। आदिवासी की जरूरत के विषय में यहां बताया गया है। भाषा सहज व सरल है। हरी हरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मुट्ठी भर एकांत थोड़े से एकांत के लिए प्रयुक्त हुआ है। मुहावरा है। काव्यांश छंद मुक्त व अतुकांत है। अगली, और इस अविश्वास भरे दौर में, और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। आज का समय अविश्वास भरा है। विश्वास समाप्त हो गया। एक दूसरे के प्रति, किसी के प्रति विश्वास का भाव है ही नहीं। बाप बेटे में विश्वास नहीं है, भाई भाव में विश्वास नहीं है। अविश्वास का दौर है। चारों तरफ अविश्वास का माहौल है। कोई किसी पर विश्वास नहीं करता। ऐसे माहौल में हमें थोड़ा सा विश्वास बचाना होगा, विश्वास करना सीखना होगा। थोड़ी सी उम्मीद, हमें अच्छे कार्य होने के लिए थोड़ी सी उम्मीद बचानी होगी। हमें उम्मीद रखनी होगी। थोड़े से सपने, हमें अपने सपने भी बचाए। हमने सपने देखना बंद कर दिया है। हालात पर अपने आप को छोड़ दिया है। नहीं, हमें अपने थोड़े से, इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे। आओ मिलकर अपनी कल्पना के अनुसार काम करें। अपने थोड़े से सपने बचाएं, अपनी उम्मीद बचाएं, अपने अंदर विश्वास जगाएं। हालांकि आज का दौर अविश्वास भरा दौर है। आज का जो समय है वो अविश्वास भरा है। फिर भी इन सब को मिलकर बचाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आज भी इस आपाधापी, इस विकास के दौड़ में, दौड़ भाग तेज भागती जिंदगी में अभी भी हमारे पास बहुत कुछ बचाने को के लिए बचा है। हमारी सभ्यता व संस्कृति की अनेक चीजें अभी भी शेष है, अभी भी बची हुई है। इसको हम बचाने का प्रयास करेंगे। ये कवयित्री का जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। थोड़ा सा की आवृत्ति से भाव गंभीर आया है। भाषा में प्रवाह है। आओ मिलकर बचाएं में खुला आह्वान है। मिश्रित शब्दावली है। काव्यांश छंद मुक्त। आओ बचाएं। देखिए, इस बचाएं से आज ध्यान आता है। हमने बड़ा हेलो हाय करना सीख लिया था अभी,
गए तुरंत हाथ मिलाए, गले मिले। इस कोरोना की विषम परिस्थिति ने हमें वापस उसी संस्कृति पर ला दिया है। बार बार हाथ धोना, दूर से नमस्ते करना, हाथ मिलाने की संस्कृति। आज पाश्चात्य संस्कृति के लोग भी हाथ मिलाने से कतराते हैं और हाथ जोड़ करके नमस्ते करते हैं। तो आज भी हम अपनी संस्कृति को बचाने में सफल हुए हैं। यही भाव इस कवयित्री के हैं, निर्मला पुतुल के हैं। उस आदिवासी संस्कृति जो हमारी वास्तविक संस्कृति है, ग्रामीण परिवेश है, उसको हम आज भी बचाने का प्रयास करें। बस आज इतना ही। इस पाठ को आप पढ़ेंगे, इसको अध्ययन करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे, इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद। नमस्ते।